बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज से हम बर्नौली इक्वेशन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बर्नौली की एक एप्लीकेशन है जिसको हम टॉरिसलेस थ्योरम बोलते हैं। बर्नौली की एप्लीकेशन तब तक नहीं समझ में आ सकती जब तक आप बर्नौली इक्वेशन को अच्छी तरह से ना जानते हो। तो अगर आप बर्नौली इक्वेशन को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 जरूर देखिए, फिर जाकर आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। सबसे पहले ये जो शख्स टॉरिसलेस जिसका नाम मैंने लिखा है, ये टॉरिसली बेसिकली इसने काफी ज्यादा काम किया है। ये टॉर का वर्ड आपने केमिस्ट्री में देखा होगा। केमिस्ट्री में प्रेशर का एक यूनिट है टॉर, वो बेसिकली इसके नाम पर ही है। अब ये टॉरिसलेस के जो थ्योरम है ये हमारे पास क्या कहता है, इसको हम जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये डायग्राम जरा समझा दूं। ये देखिए, डायग्राम बहुत सिंपल है। इसमें मैंने सबसे पहले एक टैंक इमेजिन किया है और इस टैंक का एक तरफ से एरिया जो है इसे मैं टॉप जो इसका एरिया इसे मैं A1 कह देता हूं। अब मैंने ये जो रेड कलर में इसके अंदर एक फ्लूइड जो है वो भर दिया। अब ये फ्लूइड कैसा है? क्या ये पानी है? नहीं, ये वो ही इमेजिनरी फ्लूइड है जो हमने बर्नौली में भी इमेजिन किया था, जो नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और स्टेडी फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये एक आइडियल फ्लूइड है इसके अंदर। अब आइडियल असल में तो कोई भी चीज नहीं ना हो सकती, क्योंकि कुछ ना कुछ तो विस्कोसिटी लाजमी होगी। अब जरा देखिए, इस वक्त मैंने ये फ्लूइड भर दिया है H1 हाइट तक, तो यहां तक हमारे पास फ्लूइड है। अब हमारे पास किसी वजह से पॉइंट A पर एक छोटा सा सुराख हो जाता है। आज के बाद हम इस लेक्चर के लिए जो होल का वर्ड यूज नहीं करेंगे, बल्कि बुक होल की बजाय एक वर्ड यूज करेगी ऑरिफिस। ऑरिफिस का मतलब सुराख। तो ये हमारे पास एक ऑरिफिस है A। अच्छा, बुक की जो डायग्राम है ये वाली, इस डायग्राम में आपको एक और ऑरिफिस B भी नजर आ रहा है और वो यहां करके है, और ये मैंने ड्रॉ नहीं किया। उसकी कुछ रीजन है, अभी आप लोगों को पता चल जाएगी। मैं सिंपल डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ। ये देखिए जी, हमारे पास ये ऑरिफिस A है। अब आपको मालूम है, जब किसी भी फ्लूइड से भरे हुए टैंक में सुराख हो जाए तो फ्लूइड उस सुराख से बड़ी तेजी से शूट आउट करता है, बाहर निकलता है। और वो जो उस फ्लूइड की जो धार बाहर आ रही होगी, जैसे मैंने बनाई है, वो जो धार है वैसे आमतौर पर उसको स्ट्रीम बोलते हैं, लेकिन यहां हम उसको एक खास नाम देंगे, इफ्लक्स। अब हमें मालूम है जैसे जैसे वो पानी या वो जो भी फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता उस फ्लूइड का लेवल नीचे आता जाएगा। यानी कि यहां से उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स का निकलने की वजह से यहां से मॉलिक्यूल नीचे आएंगे। यहां जो मॉलिक्यूल नीचे आएंगे जिस स्पीड से, उसे मैं V1 कह देता हूं, और यहां से जो वो मॉलिक्यूल बाहर को निकलेंगे उसे मैं V2 कह देता हूं। और हमारा आज का आर्टिकल यही है कि V2 को फाइंड आउट करना है। V2 किसकी स्पीड है? ये जो हमारे पास इफ्लक्स है, ये जो हमारे पास धार है, इसकी स्पीड है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? V2। किसको यूज करते हुए? टॉरिसलेस थ्योरम को। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि भाई टॉरिसलेस जो थ्योरम है किस लिए यूजफुल होता है, किस लिए यूज होता है, उसका पर्पस क्या है, तो याद रखिएगा इसका पर्पस है टू फाइंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स। किसी भी धार की स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है। आखिरी चीज जो डायग्राम में नोट करने वाली ये है कि हमारे पास जो फ्लूइड का टोटल हाइट है जमीन से, जब वो पूरा भरा हुआ कंटेनर, तो वो H1 है, और जिस हाइट पर सुराख हुआ है जमीन से वो कितनी हाइट पर है? H2। तो हमें मालूम है अगर ये H1 है और इतनी हाइट जो है वो H2 है, तो फिर ये जो हमारे पास सुराख से टॉप ऑफ द कंटेनर, टॉप ऑफ द टैंक तक जो हमारे पास ये डिस्टेंस होगा, ये H1 टोटल में से H2 माइनस कर दूंगा तो ये H1 माइनस H2 होगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है एक्सप्लेनेशन। और क्या एक्सप्लेन करेंगे हम? यही सब कुछ जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस किया। हम बताएंगे कि जो हमारे पास टॉप ऑफ द टैंक है
उसका एरिया कितना है, वो है A1। और फिर हम बताएंगे कि जो इफ्लक्स है, जो सुराख है, उसका एरिया कितना है, A2। और वो देखिए वो तो एरिया बड़ा छोटा सा होगा, तो याद रखिएगा एरिया ऑफ ऑरिफिस, जो सुराख है उसको मैंने ए का नाम दिया, ऑरिफिस ए, वो एरिया कितना है, वो है A2। और ये क्लियर है कि इट इज क्लियर, ये नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि A1 इज वेरी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू A2। जो टॉप का एरिया है ये सारा, ये इस सुराख के, होल के या ऑरिफिस के एरिया से बहुत बड़ा है, और तो नजर भी आ रहा है हमारे पास। लेकिन इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, जरा देखिएगा। अब जरा देखते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन। स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि A1 A2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हमने पढ़ा था एक बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वो थी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती थी, सिंपल अल्फाज में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती थी अगर कहीं फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे पानी पाइप में फ्लो कर रहा है, और उस पाइप का एरिया आप कम कर दें, जैसे वो जो पाइप है, आप गमलों को पानी लगा रहे हैं और आप उस पाइप के जो आगे से उसका मुंह है उस पर अंगूठा रख दें। अब वो जो एरिया है जहां से पानी निकलना है, वो आपने एरिया कम कर दिया। अब आप क्या देखते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि पानी बड़ी तेजी से निकलता है। यानी कि जब आपने एरिया कम किया तो पानी की स्पीड या फ्लूइड की स्पीड ज्यादा हो गई, तो एरिया कम, स्पीड ज्यादा। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है कि एरिया और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, इनवर्स। जहां एरिया ज्यादा हो वहां स्पीड कम होती है। और मैंने बताया एरिया कहां ज्यादा है, A1 A2 से ज्यादा, यानी ये एरिया होल के एरिया से बड़ा है। तो क्योंकि ये एरिया इससे बड़ा है, तो फिर जहां एरिया बड़ा वहां स्पीड कम होगी। तो ये एरिया बड़ा है लेकिन यहां स्पीड कम होगी V1, और A2 का एरिया कम है लेकिन वहां स्पीड ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि V2 V1 के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा, यानी कि V1 जो है वो हमारे पास बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि हम कहेंगे कि हेंस V1 कैन बी निग्लेक्टेड, कि V1 इतना कम है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि V1 तकरीबन जीरो है। क्या हकीकत में जीरो है? नहीं, इतना कम है कि उसका रोल नहीं है, तो हम उसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि इक्वेशन किस चीज की है। आज की जो एप्लीकेशन है वो बर्नौली की एप्लीकेशन है, और बर्नौली की एप्लीकेशन तो बर्नौलीज इक्वेशन के बगैर हो ही नहीं सकती। अब बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो वो मैं आपके सामने एक दफा फिर से लिखता हूं। मैं कहूंगा अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ये होती है P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि V1 तो इतना कम है कि V1 को हमने सपोज कर लिया कि वो जीरो है, तो मैं ये वैल्यू वहां पुट कर देता हूं। तो ये रहा V1, ये तो जब मैं इसकी जगह जीरो पुट करूंगा, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी। हमारे पास बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया P1, यहां क्या रह गई रो GH1
ये 0 हो गया, इज इक्वल टू इधर क्या रहेगा P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगली बात जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इस जगह पर एटमॉस्फेयर एक प्रेशर अप्लाई कर रही होगी इस फ्लूइड के ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स मुसलसल टकरा रहे होंगे। तो ये जो प्रेशर है ये P1 है, और P1 का प्रेशर किस वजह से है? एटमॉस्फेयर की वजह से। जरा देखें, यहां से जब फ्लूइड निकलेगा तो यहां पर भी एटमॉस्फेयर इस पर प्रेशर डालेगा। इसे हम कहेंगे कि ये जो प्रेशर है ये P2 है। लेकिन मजे की बात यह है कि P2 का जो प्रेशर है तो वो भी हवा यानी कि एटमॉस्फेयर की वजह से। तो ये दोनों प्रेशर क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेयर की वजह से हैं। तो स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि वी नो दैट कि P1 और P2 दोनों ही बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब क्योंकि दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो हमारे पास P1 P2 के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी कैंसिल नहीं हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर है, तो हमारे पास ये टर्म एक तरफ लिख लेता हूं मैं, और ये क्या है? हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, इधर क्या है? रो GH1, और ये रो GH2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो रो GH2। स्टूडेंट्स, यहां से आप देख सकते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है? रो और G कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह गया? H1 माइनस H2। क्या कुछ और आपको कैंसल होते हुए दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? ये देखिए, ये रो से भी कैंसल हो गया। अब हमारे पास यहां क्या रह गया? V2 का स्क्वायर, और 7 डिवाइडेड बाय 2 है। ये मैं 2 उधर लेकर मल्टीप्लाई कर देता हूं। उधर ऑलरेडी क्या है हमारे पास? G है, और ब्रैकेट में H1 माइनस H2 है, और ये 2 जो डिवाइड हो रहा है जब उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें, ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये हमारे पास V2 का स्क्वायर है। स्टूडेंट, मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा, तो जब मैं दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा V2, और यहां हमारे पास आ जाएगा 2GH1 माइनस H2 का अंडर रूट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इसको जरा गौर से देखें। ये इक्वेशन क्या वैल्यू बता रही है? V2 की। और V2 क्या था? V2 तो इफ्लक्स की उस धार की स्पीड थी। इसका मतलब हम लोगों ने जो मालूम करना था वो कर लिया। तो हमारे पास ये आ गई जी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। इस फार्मूले में एक बड़ी खास बात है, और उसी खास बात पर हमारा आज का जो कंक्लूजन है वो डिपेंड करता है, जो टॉरिसलेस ने निकाला, टॉरिसलेस थ्योरम ने। अब हमारे पास वो कंक्लूजन बताने से पहले एक नजर आप इस फार्मूला को देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज की स्पीड है? ये इस धार की स्पीड है, ये इस धार की स्पीड है, इस इफ्लक्स की स्पीड है। लेकिन इसमें खास बात क्या है स्टूडेंट्स? जरा तवज्जो कीजिएगा। जस्ट इमेजिन करें, यहां पर हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर मेरे पास एक बॉल हो, या चले पानी का एक कतरा कर लेते हैं, एक ड्रॉप कर लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर पानी था, लेकिन वो वाटर टैंक के अंदर है। अब जरा इमेजिन करें, एक ड्रॉप मैं वाटर टैंक से बाहर इमेजिन कर रहा हूं, और मैं उस ड्रॉप को गिराऊं, और जब वो गिरेगा जरा देखता हूं कि जब वो यहां पर पहुंचेगा, उसी इफ्लक्स की लोकेशन के करीब पहुंचेगा, तो उसके पास क्या स्पीड होगी? आप कहेंगे सर ये आप क्यों कर रहे हैं, ये तो इररेलेवेंट है। लगता ऐसे ही है, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, अगर मैं देखूं इस वक्त ड्रॉप को मैंने पकड़ा हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, यानी कि ड्रॉप जो है इस वक्त रेस्ट पर है। यहां जो इसकी स्पीड आएगी मैं उसको v ही कह देता हूं, या चले va कह देता हूं। अब आपको मालूम है नीचे आ रहा है, तो इसके पास एक्सेलरेशन होगा। मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूं ये वाली,
2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जरा तवज्जो से स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखना है। ये देखिए हमारे पास ऊपर से चीज नीचे आए तो उसके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा एक्सेलरेशन होता है? वो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो मैं 2a की जगह 2g कर देता हूं। साथ क्या है जी? s क्या है? जो उसने डिस्टेंस मूव किया, और उसने डिस्टेंस कितना मूव किया ये देखिए जी, यहां से यहां, ये तो h1 माइनस h2 है। तो ये जो s है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को मैं लिख देता हूं h1 माइनस h2। vf क्या है? फाइनल वेलोसिटी। जब वो यहां से गिर रहा था ये फाइनल वेलोसिटी थी उसकी पॉइंट ए पर, तो मैं a कह देता हूं। और vi क्या है? vi इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए मैं यही सॉल्व करता हूं। 0 का स्क्वायर 0, और ये va का स्क्वायर आ गया, तो va कितना आएगा? आपको मालूम है स्क्वायर है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं उधर अंडर रूट ले लेता हूं। क्या बनेगा? 2g h1 माइनस h2। नाउ स्टूडेंट्स ये वो स्पीड है जिससे अगर वो वाटर ड्रॉपलेट अगर वैसे गिर रहा हो ग्रेविटी में, तो जब यहां तक पहुंचेगा जहां उसकी वो इफ्लक्स के करीब, तो हमारे पास उसके पास कितनी स्पीड होगी? इतनी। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आपको याद ना आया हो तो सुन लें कि ये तो बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स था। यानी कि इससे हमने क्या सीखा कि यहां से जो इफ्लक्स के निकलने की स्पीड है वो उतनी ही आई है जितनी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उतनी ही हाइट के लिए गिराऊं तो उसकी स्पीड जो होगी ग्रेविटी में बनेगी। तो इसका मतलब ये दोनों स्पीड्स बराबर हैं, और यही टॉरिसलेस की स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट्स अब मैं कहूंगा कि ये जो हमारे पास स्पीड आई है, यानी कि द स्पीड ऑफ इफ्लक्स किसके बराबर आई है? इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्लूइड in falling through distance h1 minus h2 under the action of gravity, under the action of gravity। तो हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स उतनी आई है जितना अगर कोई फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा हो उसी हाइट के लिए h1 माइनस h2 के लिए, तो उसकी स्पीड होगी। अब यहां पर हमारे पास वक्त आता है कि हम उस चीज को डिस्कस करें जिसको मैंने अभी आप लोगों के सामने एक्सप्लेन नहीं किया। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट वो क्या चीज है। नाउ स्टूडेंट्स जरा ये डायग्राम देखें, आपकी बुक पे बनी हुई है। अभी इस ऑरिफिस ए को तो हमने डिस्कस किया, लेकिन ये जो दूसरी ऑरिफिस है इसको हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया। तो आइए जरा देखते हैं ये ऑरिफिस का क्या मतलब है। ये देखिए हमारे पास वही ऑरिफिस है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाई, और इसमें से पानी जो है वो एक इफ्लक्स जो है वो निकल रही है। अगर मैं इस ऑरिफिस का जो फेस है वो अपवर्ड कर दूं ऊपर की तरफ, तो आपको मालूम है यही पानी जब बड़ी स्पीड से निकलेगा तो ये ऊपर जैसे एक फवारा होता है वैसे ऊपर को जाएगा। अब वो कहता है कि असूलन इसके पास वो स्पीड है कि इसको वापस कहां तक पहुंचना चाहिए पानी को, जो वाटर के टैंक की जो हाइट है वहां तक, टॉप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ये कभी भी टॉप तक नहीं पहुंचेगा। और ये बात उसने लिखी है आपकी बुक के पेज 135 पर इस लाइन में। वो कह रहा है कि इसको कहां तक पहुंचना चाहिए, वाटर के टैंक के टॉप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन फिर वो अगली ही लाइन में क्या बोल रहा है, आखिरी लाइन में कह रहा है कि जो विस्कस लॉसेज हैं, विस्कोसिटी की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से और बहुत सी चीजों की वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस तो होगा। इस वजह से ये कभी भी आइडियली एग्जैक्ट हाइट तक नहीं पहुंचेगा, टॉप तक नहीं पहुंचेगा, बल्कि उससे थोड़ा सा नीचे तक ही रहता है।
तो ये एक चीज है जिसको आप लोगों ने और नोट कर लेना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जरा डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। हमारे पास स्पीड ऑफ इफ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है 2gh1 माइनस h2 अंडर रूट। अब ये h1 माइनस h2 क्या है, इसी पर स्पीड डिपेंड कर रही है। ये है उस पॉइंट का जो इफ्लक्स जहां से निकल रहा है, उस पॉइंट का टॉप ऑफ द टैंक तक का जो हाइट डिफरेंस है, ये हमारे पास उस पॉइंट से लेकर टैंक के टॉप तक का जो डिफरेंस है वो h1 माइनस h2 है। और ये इक्वेशन कह रही है कि अगर मैं हाइट का डिफरेंस जो है वो कम करूंगा तो स्पीड कम होगी, और अगर मैं हाइट का डिफरेंस ज्यादा करूंगा तो फ्लक्स की स्पीड ज्यादा होगी। तो जरा देखिए, ये मेरे पास अगर मैं एक होल करूं इस पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक स्पीड से निकला। सपोज करें लाइक ये हमारे पास स्पीड है 10। अगर मैं ये होल थोड़ा सा नीचे करूं, अब मैंने हाइट का डिफरेंस बढ़ा दिया, तो अब यहां पर जो स्पीड होगी वो पहले के मुकाबले में ज्यादा होगी। और फिर अगर मैं इससे नीचे करूं तो हमारे पास हाइट का डिफरेंस और बढ़ गया। तो जितना मैं सुराख नीचे करूंगा उतना स्पीड ऑफ इफ्लक्स ज्यादा होगी। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर मैं ये पूछूं कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स मैक्सिमम कब होगी, तो जब मैं सुराख मैक्सिमम डेप्थ में करूंगा, तो इस पॉइंट पर जब मैं होल करूंगा तो आप देखेंगे कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स वुड बी मैक्सिमम, बहुत तेजी से जो है वो हमारे पास इफ्लक्स निकलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर जो है वो होल करूं और फिर यहां से हमारे पास जो है वो हर पॉइंट से एक इफ्लक्स निकलेगी, वो इफ्लक्स जो सबसे ज्यादा स्पीड से निकलेगी वो तो सबसे निचली होगी, लेकिन वो इफ्लक्स जो सबसे ज्यादा दूर जाएगी, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा होगी, वो देखिए कौन सी है, वो बिल्कुल टैंक के मिड वाली इफ्लक्स है। यानी कि अगर आप टैंक 10 फुट का है और आप वहां से एक ऐसा पानी का लीकेज करना चाहते हैं जो मैक्सिमम दूर जाकर गिरे, तो आप कहां पर करेंगे, 5 फीट पर, बिल्कुल मिड में। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास थोड़ा सा तारुफ टॉरिसलेस थ्योरम के बारे में। अब कल भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उस लेक्चर को आप लोग अच्छी तरह से नोट कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।